नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन। तो दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या-क्या निकल के आ रहे हैं, तरह-तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इसके डायनामिक्स कैसे पैन आउट हो रहा है, स्पेशली कोविड के टाइम में, इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। Also, we'll try to cover some basic economic indicators and latest figures for various economies. It's going to be a great value addition for you is what I definitely believe in. तो आप आते आते सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पे फेसबुक को निकल के आ रहा है। तो फेसबुक पे अमेरिका के जो कंपटीशन रेगुलेटर है उसने एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल कर दिया है एलिजिंग दैट इट बॉट व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम टू सप्रेस द कंपटीशन। अब फेसबुक पे ये हमेशा इल्जाम लगाया जा रहा है कि फेसबुक बेसिकली एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता है। सो दिस एंटी ट्रस्ट लॉ ये 46 अमेरिकन स्टेट्स के द्वारा अलग से फाइल किया गया है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। सो आपको जैसे कि पता है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद लिया है काफी टाइम पहले। इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा एंड व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। तो बेसिकली फेसबुक बाय और बरी स्ट्रेटजी यूज करता है। अब बाय स्ट्रेटजी और बरी स्ट्रेटजी क्या है? बाय स्ट्रेटजी मतलब अगर फेसबुक को कोई भी कंपटीशन दिखा तो वो खरीद लेता है, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा। अब आप ही देख लीजिए, जैसे इंस्टाग्राम बढ़ने लगा, उसका यूजर बेस बढ़ने लगा तो उसे खरीद लिया गया। एंड व्हाट्सएप का भी यही हुआ। इनफैक्ट व्हाट्सएप तो पूरी दुनिया में अभी यूज होता है। तो जैसे जैसे कंपनीज के यूजर बेस बढ़ते हैं फेसबुक उसे बहुत सस्ते में खरीद लेता है। $1 बिलियन तो खैर एक बंदा या एक मिड साइज फर्म के लिए बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फेसबुक के लिए $1 बिलियन कुछ भी नहीं है, और फॉर दैट मैटर $19 बिलियन। बिकॉज फेसबुक को रेवेन्यू इतना आता है अपने यूजर बेस से। वो एडवर्टाइजर्स को अपना डेटा बेचता है जो फेसबुक कलेक्ट करता है लोगों के डेटाबेस से, लोगों के प्रोफाइल से। तो उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब वो इतना पैसा खर्च करता है तो। एंड अगर हम बरी स्ट्रैटेजी की बात करें, सो बेसिकली बरी स्ट्रैटेजी में भी वो ओपन फर्स्ट एंड क्लोज्ड लेटर अप्रोच अपनाता है। ओपन फर्स्ट मतलब वो डेवलपर्स, थर्ड पार्टीज, इन लोग को बुलाता है अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए। एंड इसके चलते वो वहां से भी अपना एक यूजर बेस्ड डेटा बना लेता है। एंड जब उसे लगता है कि दीज थर्ड पार्टी सर्विसेज आर एक्चुअली बीइंग कॉम्पिटिटिव, तो वो उसे बैन कर देता है, वो उसे बंद करवा देता है। सो बेसिकली ये इसका मतलब होता है बाय और बरी स्ट्रैटेजी का। तो इसके चलते ही जो कंपटीशन रेगुलेटर है वहां पे, एंड ये जितने भी ये स्टेट्स है जिसने लॉ सूट फाइल किए कंपनी के अगेंस्ट, वो बेसिकली अभी फेसबुक को तोड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। यानी व्हाट्सएप को सेल कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम को भी सेल कर दिया जाएगा, एंड एक कैप लगा दी जाएगी कि शायद $10 मिलियन तक के ऊपर आप परचेज नहीं कर सकते। ये अभी इसकी अभी बातचीत चल रही है। जैसे जैसे ये अपडेट निकल के आएगा हम लोग इसको फॉलो करने वाले हैं। अगला अपडेट यहाँ पे ऊबर को निकल के आ रहा है। तो ऊबर हैज बेसिकली डिसाइडेड टू सेल ऑल ऑफ इट्स ऑटोनोमस व्हीकल सब्सिडरी टू औरुरा, विच इज अ स्टार्टअप दैट काउंट्स Amazon among its backers। अब कोविड के चलते ऊबर ने बहुत मार खाई है, उसके रेवेन्यूज लाइन, उसके सेल्स लाइन पे बहुत उसको चोट पहुंची है। एंड इनफैक्ट जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जो सेगमेंट है ऊबर का, उसमें उसने बहुत पैसे खर्चे हैं। अब इससे ज्यादा वो और अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऊबर ने सही समय सोच के इस सेगमेंट को बेचने का निर्णय लिया है। वो अपना फ्लाइंग कार डिवीजन ऊबर एलिवेट को भी बेचने में लगा हुआ है, विच इज अगेन सेपरेट स्टार्टअप। अब ये प्रोजेक्ट से कुछ कुछ छोटे इंस्टेंसेस हुए हैं, जैसे 2018 में वन ऑफ इट्स कार्स किल्ड अ वुमन इन एरिजोना, जो कि सबसे भयानक कोलिजन था उस टाइम का। तो लोगों का कॉन्फिडेंस सेल्फ ड्राइविंग कार से इतना ज्यादा नहीं है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी टाइम लगेगा। That's why Uber thought of selling off its segments. Though Uber is not getting out of the business entirely, it will take a stake in Aurora and may eventually integrate the technology with its platform. अगला अपडेट यहाँ पे डोरडैश और एयरबीएनबी को निकल के आ रहा है। तो एयरबीएनबी और डोरडैश का जो आईपीओ निकलने वाला था वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ है। डोरडैश एक्चुअली मैनेज टू रेज $3.4 बिलियन फ्रॉम इट्स आईपीओ। डोरडैश तो आपको पता ही होगा, एक मील डिलीवरी ऐप है अमेरिका का। एंड इसका जो आईपीओ निकला है, इट एक्चुअली पुश्ड इट्स शेयर प्राइस अप बाय 86% पहले ही दिन पे। एंड इसका वैल्यूएशन $60 बिलियन तक का निकल के आ रहा है। एयरबीएनबी का भी कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है। Airbnb priced its shares above the target range it had set out to investors। अगर हम जेडी हेल्थ की बात करें तो जेडी हेल्थ का भी आईपीओ बहुत सक्सेस रह चुका है हांगकांग के स्टॉक मार्केट पे। तो बेसिकली जेडी हेल्थ $3.5 बिलियन तक का पैसा उठाने में
सफलता हासिल की है एंड इसके चलते उसके शेयर प्राइस में 50% की उछाल पहले ही दिन पे देखने मिली थी। तो 2020 में काफी पैसा कंपनियों ने उठाया है, करीब $800 बिलियन तक की इक्विटी 2020 में अभी उठा दी गई है और ये $800 बिलियन नॉन फाइनेंशियल फर्म्स की तरफ से आ रहा है। बात समझ रहे हो? अगला अपडेट चाइना को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में चाइना के एक्सपोर्ट्स के फिगर्स काफी अच्छे निकल के आए। इट हैज एक्चुअली ग्रू बाय 21% इन डॉलर टर्म्स अगर हम नवंबर महीने की बात करें तो। अब जो ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट हैं उनके सर्वे के द्वारा उनका जो एस्टिमेट निकल के आया है वो सिर्फ 12% निकल के आया है, बट चाइना ने इससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है 21% के आसपास। एंड इसका मेजर चंक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को जाता है, जो कि चाइना ने काफी एक्सपोर्ट किया हुआ है ये पेंडेमिक के दौरान। तो इसके चलते चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो अपने सबसे उच्चतम स्तर है अगर हम मंथली लेवल की बात करें तो नवंबर में ट्रेड सरप्लस चाइना का $75.4 बिलियन है एंड अक्टूबर में $54.4 बिलियन था। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो कोविड रिलेटेड परचेजेस हमें देखने मिले इन कुछ महीनों में वो शायद अभी वापस होंगे नहीं एंड इवेंचुअली एक ग्लोबल रोटेशन, एक ग्लोबल शिफ्ट हमें देखने मिल सकता है फ्रॉम गुड्स टू सर्विसेज अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो। इसका मेजर कारण ये निकल के आता है कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो शायद अगले साल तक जनरल पब्लिक के पास आ जाएगी एंड इसके चलते फिर सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इवेंचुअली फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे फेस शील्ड, मास्क वगैरह, राइट। अगर हम चाइना की सीपीआई की बात करें, इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन हैज एक्चुअली ड्रॉप्ड फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2009, यानी 10 साल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चाइना का नीचे गिरा हुआ है। अब ये फिगर लेटेस्ट चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने निकाला हुआ है, जिसमें कि मेडिकल कोर प्राइसेस 1.5% से बढ़ा है, एजुकेशन, कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज एंड एंटरटेनमेंट ये भी 1% से बढ़ा हुआ है। अब मेजर अगर हम सीपीआई के डिक्लाइन की बात करें तो इस पे फूड प्राइसेस का इम्पैक्ट बहुत गहरा देखने मिला है, क्योंकि फूड प्राइसेस एक्चुअली फेल 2%, क्योंकि एज पोर्क प्राइसेस डिक्लाइन 12.5% इन नवंबर फ्रॉम अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब इसका मेजर कारण ये निकल के आ रहा है कि देयर वाज एक्चुअली अ शॉर्टेज ऑफ पोर्क। चाइना में अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक हो गया था, जिसमें कि बहुत सारे पोर्क्स मर गए थे इसके चलते, तो इसीलिए पोक्स की वहां पे शॉर्टेज हुई थी एंड इसके चलते उस टाइम बहुत प्राइसेस बढ़ गई थी। बट अभी फूड की प्राइसेस में हमें गिरावट देखने मिल रही है। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि चाइना की ग्रोथ तो रिकवर हो रही है, ठीक है, बट कंज्यूमर्स वहां पे जो है दे आर स्टिल अंडर द प्रेशर, राइट। अब मैंने ये चार्ट आपके रेफरेंस के लिए लगा दिया है, चाइना सीपीआई। तो ये कुछ इसका ऐसा ट्रेंड निकल के आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये इसका डाउनवर्ड ट्रेंड निकल रहा है एंड लेटेस्ट अभी ये -0.5% निकल के आया है। अब जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि जब पोक्स की शॉर्टेजेस हुई थी तो फूड प्राइसेस अपने सबसे उच्चतम स्तर पर थे। तो यहाँ पे ये आप ऐसा ये ट्रेंड देख सकते हो यहाँ पे, एंड देन इवेंचुअली जब सप्लाई बढ़ने लगा एंड लोगों की तरफ से कम खर्चने का बिहेवियर आने लगा, तो यहाँ पे ये ऐसा एक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आप। अगला अपडेट जापान को निकल के आ रहा है। तो जापान अभी अपना थर्ड स्टिमुलस लॉन्च करने में लगा हुआ है, करीब $294 बिलियन, in order to boost the Japan's COVID recovery and also to invest in digital and green technologies। तो योशिदी सुगा जो अभी नए प्रधानमंत्री बने जापान के, उन्होंने ये अभी नया एक स्टिमुलस लाया है जो कि तीसरा स्टिमुलस है एंड दिस स्टिमुलस इज एक्चुअली 6% ऑफ जीडीपी। पहले जो दो स्टिमुलस लाए गए थे वो 17% ऑफ जीडीपी थे दोनों मिला के, एंड उनका मेन फोकस बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड इनकम को सपोर्ट करने के लिए था। अब यहाँ पे ये जो नया स्टिमुलस है उसमें का 1/3 जो पैसा है दैट विल एक्चुअली गो टुवर्ड्स फाइटिंग कोविड। जैसे वैक्सीनेशन, नेशनल वैक्सीनेशन प्लान्स हो गए, प्रोग्राम्स वगैरह, उसमें वो पैसा खर्च किया जाएगा एंड जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स में लगाए जाएंगे। जैसे अगर हम बकायदा येन में ही बात करें तो 1.7 ट्रिलियन येन स्पेंडिंग में लग जाएंगे। 7.7 ट्रिलियन येन ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में लग जाएंगे। मतलब द गवर्नमेंट विल एक्चुअली बोरो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। देन 13.6 ट्रिलियन येन लोन्स एंड गारंटीज में लग जाएंगे। तो असेंशियली इट विल प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। एंड मोर ओवर यहाँ पे जो पैसा है उसमें से half of the investments will go towards the post-COVID investments in order to promote the rollout of the hydrogen for shipping, fuel cell vehicles, and power storage.
अब योशिदी सुगा ने जापान को कार्बन न्यूट्रल बनाने का कमिटमेंट कर दिया है 2050 में, तो ये उसी की दिशा में चलने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट सोसाइटी जनरल को निकल के आ रहा है, जो कि एक फ्रेंच मल्टीनेशनल बैंक है। सो the bank became the latest big bank to recognize the pandemic's effect on changing customer behavior, as it set out a restructuring plan with a fully digital banking model. तो सोसाइटी जनरल बेसिकली क्रेडिट ड्यू नॉर्थ के साथ अभी मर्ज करने वाला है, एंड इट विल एक्चुअली फॉर्म अ न्यू एंटिटी जिसमें कि 10 मिलियन कस्टमर्स को सर्विस दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स, प्रोफेशनल्स एंड इंडिविजुअल्स। तो कोविड के चलते ये फ्रेंच बैंक बेसिकली डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। अगला अपडेट यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को निकल के आ रहा है। तो जो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है पॉलिटिकल लीडर्स एंड बिजनेस लीडर्स के बीच में, वो डावोस में होती है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब ये मीटिंग अगले साल यानी 2021 में सिंगापुर में होगी। अब क्योंकि वर्तमान हालत कोविड के चलते ठीक नहीं है, स्पेशली अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, वहां पे करीब 3 लाख से अधिक कोविड के केसेस निकल के आए और करीब 6,000 के आसपास कोविड के चलते वहां पे मौतें हो चुकी है। अब सिंगापुर उन मुल्कों में से आता है जिसने कोविड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, यानी वहां पे कोविड डेथ्स बस 29 ही रही है, जो कि बहुत कम नंबर है अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो। एंड यहाँ भी एक्टिव केसेस लगभग 80 और 85 के आसपास ही है। तो इसके वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये निर्णय लिया है कि अगले साल ये सिंगापुर में ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, बिकॉज सिंगापुर इज रिलेटिवली सेफ, ऐसा माना जा रहा है आज के तारीख में। खैर सिंगापुर में भी अभी फेज 2 रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, मतलब 5 लोगों से अधिक इकट्ठा होने पे पाबंदी है, एंड वर्क फ्रॉम होम वहां पे तो डिफॉल्ट ही कर दिया गया है। तो 2021 में 13th मई टू 16th में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंगापुर में अपनी एनुअल मीटिंग कंडक्ट करने वाला है। आखिरी अपडेट यहाँ पे आइकिया को निकल के आता है। तो जो फर्नीचर जायंट है आइकिया, उसने हाल ही में अपनी तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अब से उसकी मशहूर कैटलॉग जो हर साल पब्लिश होती है, वो फिजिकल फॉर्मेट में पब्लिश करना बंद कर देगा। 2021 में आइकिया का आखिरी पब्लिकेशन प्रिंट होने वाला है, करीब 40 मिलियन कॉपीज प्रिंट होने वाली है। सो इसका मेजर कारण कंपनी की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि क्योंकि डिजिटल एरा चल रहा है, लोगों को ऑनलाइन या अपने फोन पे ही सब पढ़ना प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए उनकी तरफ से ये निर्णय निकल के आया है। आइकिया का ये कैटलॉग बहुत मशहूर था, इनफैक्ट ये 2016 में अपने सबसे उच्चतम स्तर पर थे। 200 मिलियन कॉपीज का डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम किया गया था, लगभग 50 मार्केट्स में, विच इज ह्यूज राइट। अब कोविड के चलते डिजिटल एक्टिविटीज लोगों के द्वारा बढ़ी है, एंड आइकिया का डिजिटल सेल्स भी इसी के चलते बहुत बड़े हैं, करीब 45% से, अगर हम पिछले साल की बात करें तो। एंड एनीवे द कंपनी हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड इट्स डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हाल ही में कंपनी ने और 50 स्टोर्स खोलने का अनाउंसमेंट किया था, विच वुड ऐड टू टोटल ऑफ 445 स्टोर्स करंटली बीइंग रन बाय द ब्रांड। तो बेसिकली डिमांड बढ़ रहा था लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लोगों को अपना घर डेकोरेट करना था, वर्क फ्रॉम होम वगैरह जैसे काम के लिए चीजें लानी थी, तो इसके चलते डिमांड बढ़ गई थी। अब ये कैटलॉग 70 साल पहले इंगवर कैम्प्राड के द्वारा शुरू किया गया था 1951 में, और ये अब जाके 2021 में बंद होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कौन सा अपडेट, कौन सा न्यूज़ आपको इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।